हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने साउथ इंडिया के अंदर जो भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी उनको डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ की रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। उन कम्युनिटी के मेंबर ने कुछ मेंबर्स ने क्या इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए जिससे वो समाज के अंदर अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना चाहते थे। अब मैं यहाँ पर कम्युनिटी के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ, डायरेक्शंस में हमारा साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कवर हो गया, नॉर्थ इंडिया एक रह गया है। ये वाला दिखा देता हूँ मैं आपको, कहाँ गया ये रिफॉर्म मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। लेकिन उससे पहले हम कुछ बीच में कम्युनिटीज़ की मूवमेंट्स को भी कवर करेंगे, लाइक पारसीज हो गए, सिख हो गए, ठीक है, और मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम फिलहाल बात करते हैं पारसीज़ की। पारसी हमारे देश में कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन सी स्टेट में ज़्यादातर इनकी कॉन्सेंट्रेशन है, मैं आपको बता चुका हूँ एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री से। महाराष्ट्र के अंदर इनकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिलती है, राइट। ये कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, ठीक है, और जिसमें मतलब ये बेसिकली फायर को मानते हैं, राइट। और हमारे भारत में ये पारसीज जो आए हैं इनकी जड़ कहाँ पर है, और पुरानी है, और पुरानी। चलो मॉडर्न बता दो, नहीं मॉडर्न बता दो। लेटेस्ट एंट्रेंट जो थे हमारे देश में, जो पारसी कम्युनिटी है, वो आपको पता है ना शायद एक बात, हिटलर ने ज्यूस को जो खदेड़ के फेंका था बाहर जर्मनी से, ज्यूस इधर उधर जाकर तितर बितर हुए थे, है ना। हमारे देश में आकर ऐसी एक कम्युनिटी है जो कि वॉर रिपरकशंस की वजह से और यूरोप में जो डिसइंटीग्रेशन चल रहा था उसकी वजह से, दुनिया में उथल पुथल होने की वजह से ये हमारे देश में चले आए। हमारे देश के शुरुआती दौर से हमारे देश के अंदर ये कम्युनिटी इंडिजिनस कम्युनिटी नहीं है। एग्री करते हो सब लोग, इतना जानते हो, ज़ोरोआस्ट्रियन कम्युनिटी हमारे देश की इंडिजिनस कम्युनिटी नहीं है, हाँ या ना। सरकार इसके लिए कौन सी स्कीम चला रही है श्रेया, इस कम्युनिटी के लिए? जियो पारसी स्कीम। क्या है उसमें? इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है इंडिया में, है ना। उस पॉपुलेशन को सेव करने के लिए सरकार इनको क्या कर रही है नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलना। सरकार इनको नॉलेज दे रही है, सरकार इनको अवेयर करवा रही है कि आप जो है अपनी कम्युनिटी के लोगों को छोड़कर दूसरी कम्युनिटी के लोगों में भी शादी करना स्टार्ट करो। क्योंकि होता क्या है, साइंटिफिकली बायोलॉजिकली क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज लिंक में शादी करते हो, जो कि आपके घुमा फिराकर ब्लड से लिंक होती हैं कम्युनिटीज़ या मेंबर्स, उससे क्या होता है, आपके जीन्स आगे चलकर वीक हो जाते हैं, और इस कदर वीक हो जाते हैं कि आपके ऑफ स्प्रिंग्स नए पैदा नहीं हो सकते, आपकी जनरेशन आगे नहीं चल सकती, बच्चे पैदा नहीं हो सकते, या बच्चे पैदा करने में तकलीफ आ सकती है। इतना सब लोग जानते हो, ये साइंटिफिक और बायोलॉजिकल बात, ठीक है। तो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पारसीज के अंतर्गत स्टार्ट हुई थी बॉम्बे में। जैसा कि हमने देखा इनकी कंसंट्रेशन वैसे भी महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है, तो बॉम्बे में स्टार्ट हुई इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। 1851 के अंदर एक रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन थी जिसको नौरोजी फुरदोंजी ने स्टार्ट करा, नौरोजी फुरदोंजी। और इस रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का नाम क्या था, रहनुमाई मजदयासन सभा, मजदयासनान सभा, रहनुमाई मजदयासनान सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन ने की थी। इसको स्टार्ट करा नौरोजी फुरदोंजी ने। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली एंड अदर लीडर्स। तो इनकी ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी, ये किसके साथ कंसर्न थी? वैसे तो आप देख रहे हो यहाँ पर रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन नाम दिया गया इसको, रहनुमाई मजदयासनान सभा को। तो इट कैंपेन अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी इन द रिलीजियस फील्ड, और इन्होंने मॉडर्नाइजेशन को इनिशिएट करने के लिए अमंग द
पारसी कम्युनिटी कुछ स्टेप्स लिए रिगार्डिंग पारसी लोगों के जो सोशल कस्टम्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू औरतों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी का मुद्दा और जर्नल सोशल पोजीशन क्या है औरतों की। धीरे धीरे समय और वक्त जब आगे बीता तो पारसी जो हैं दे बिकेम सोशली द मोस्ट वेस्टर्नाइज्ड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो हम इस सभा के बारे में, इस रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में एक बार ही जानते हैं, जिनको स्टार्ट करा था नरोजी फरदोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने और एस बंगाली और दूसरे लीडर्स ने। रहनुमाई मजदियास्नान सभा। तो ये जो रहनुमाई मजदियास्नान सभा है, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन है, इसका मतलब इसको 1851 में फाउंड करा गया था बाय अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड पारसी। ये काफ़ी एक इफेक्टिव स्टेप साबित हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, ठीक है, टुवर्ड्स प्रोपेलिंग द पारसी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया टू अ लार्ज एक्सटेंट। यानी कि पारसी लोगों के अंदर कुछ बेटरमेंट लाना, चेंजेस कुछ ऐसे लेकर आना जिससे उनकी बेटरमेंट हो सके, ये उस दिशा में एक काफ़ी इफेक्टिव रिलीजियस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट साबित हुई, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम करा कि कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए। रिफॉर्म ऐसे टाइम पर आए, स्पेशली केम एट अ टाइम जब पारसी कम्युनिटी वॉज गोइंग थ्रू अ बैड फेज इन सोसाइटी, ठीक है। अब बैड फेज इन सोसाइटी मतलब क्या, इन कम्युनिटी में क्या देखने को मिलता था, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नेचर, ठीक है। और इशू क्या क्या थे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पारसी सोशल कस्टम्स रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ वेमेन, मैरिज और उनकी सोशल पोजीशन। तो इस सभा के बारे में और जाते हैं। इसका मकसद ये था जो पारसीज की जो सोशल कंडीशंस हैं उसको रीजनरेट करना और ज़ोरोआस्ट्रियन रिलीजन को, जैसा कि वो प्योर धर्म शुरू में था, जो उसकी नींव है, जो उसकी जड़ है, दोबारा वैसे ही रिस्टोर करना पारसी कम्युनिटी के अंतर्गत। जैसा कि उसको फॉलो करना चाहिए वैसे ये लोग फॉलो करें, कर नहीं रहे होंगे ऑब्वियसली बात है, तभी ये वाला एंगल, एक पॉइंट, एक गोल आया इस सभा का, ठीक है। द मैसेज ऑफ द रिफॉर्म वॉज स्प्रेड बाय न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर कौन सा पब्लिश करा गया, रस गुफ्तार, ट्रुथ टेलर। पारसी रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस वर रिफॉर्म्ड एंड पारसी क्रीड वॉज रीडिफाइंड, ठीक है। मतलब उनके ग्रुप की बात हो रही है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कास्ट, कलर, सेक्स, क्रीड। क्रीड मतलब इनका ग्रुप, इनकी कम्युनिटी। सोशल स्फीयर के अंदर कुछ ऐसे प्रयास भी करे गए कि जिससे पारसी औरत की दिशा और दशा अच्छी हो सके, उनका स्टेटस अपलिफ्ट हो सके थ्रू द रिमूवल ऑफ पर्दा सिस्टम, उनको एजुकेट करना एंड रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, ठीक है। उसके बाद सेवा सदन। सेवा सदन को बनाया गया था बाय बहरामजी एम मालाबारी। ये एक पारसी सोशल रिफॉर्मर थे और इनके दोस्त दीवान दयाराम गिदुमल के द्वारा 1885 में 1885 में। ये कौन सा सेम ईयर था जिसके अंदर कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और किसने बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, फाउंडर कौन था, हाँ, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। फुल फॉर्म क्या थी ए.ओ. ह्यूम की, पूरा नाम, वेरी गुड, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। बहरामजी एम मालाबारी, इन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ सख्त आवाज़ उठाई और स्पेशली हिंदूज के अंतर्गत विधवाओं की दोबारा शादी हो सके उसकी सपोर्ट में भी इन्होंने बोला। इनके प्रयासों की वजह से अंग्रेज़ी हुकूमत ने एक एक्ट पास करा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसकी वजह से एज ऑफ कंसेंट जो है फीमेल्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू मैरिजेस वो रेगुलेट हो सके। इन्होंने एक इंग्लिश लैंग्वेज डेली था, अखबार था फ्रॉम 1880 जो चला आ रहा था, उन्होंने एडिट करना इसको स्टार्ट करा, इंडियन स्पेक्टेटर, और एक्वायर भी कर लिया इसकी ब्रांच को, मतलब अब ये छापने लगे इसको। ही एडिटेड इट फॉर 20 years until it was merged into the वॉइस ऑफ इंडिया, विच मालाबारी, मतलब बहरामजी एम मालाबारी की बात हो रही है, विच बहरामजी एम मालाबारी हैड ऑलरेडी बीन एडिटिंग टुगेदर विद दादा भाई नौरोजी एंड विलियम वेडरबर्न सिंस 1883, ठीक है। ये कुछ दो अखबार हैं, वॉइस ऑफ इंडिया को भी एडिट कर ही रहे थे, उसके बाद इन्होंने एक्वायर करा और एडिट करना स्टार्ट करा इंडियन स्पेक्टेटर को। इंडियन स्पेक्टेटर अखबार मर्ज कर दिया गया था वॉइस ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया अखबार के साथ। फिर यहाँ पर बात हो रही थी सेवा सदन की, है ना, सेवा सदन।
इट स्पेशलाइज इन टेकिंग केयर ऑफ दोज वुमेन, देखो सदन मतलब एक जगह और सेवा मतलब देख रहे हो केयर करना, ठीक है। तो इट स्पेशलाइज इन टेकिंग केयर ऑफ दोज वुमेन जिनकी एक्सप्लॉयटेशन होती थी और सोसाइटी जिनको डिसरिगार्ड करती थी। अब ये ऐसी कंडीशन किसकी थी जिसकी एक्सप्लॉयटेशन भी हो और सोसाइटी ने उनको त्याग भी दिया गया हो सोसाइटी के द्वारा उनको, विडोज, ठीक है। सारे कास्ट के लोग, ठीक है, यहाँ पर आ सकते थे। एंड इट प्रोवाइडेड द डेस्टिट्यूट वुमेन। डेस्टिट्यूट वुमेन कौन होती हैं? जिनके पास घर परिवार नहीं होता, जो रोड पर फिरती रहती हैं, कोई आशियाना नहीं होता रुकने का, कोई रिलेटिव रखने को तैयार नहीं है, या फिर घर परिवार ने उनको ठुकरा दिया गया हो। अब ये एक बूढ़ी माताजी भी हो सकती हैं, एक यंग वुमेन भी हो सकती है जिसने हो सकता है कि उस ज़माने के चलते सती प्रथा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, या फिर वो भाग गई हो सती प्रथा के टाइम पर और वो विधवा है और विधवा वाला जीवन बिता रही है। समाज ये कह रहा है उसको तुम मनुष्य हो, ऑस्पिशियस ओकेशंस पर मत आया करो, हमारे सामने मत आया करो। तो ऐसी औरतें उस ज़माने के अंदर डेस्टिट्यूट बन जाती थी। आज के ज़माने में डेस्टिट्यूट कौन बनता है? जब नालायक औलादे अपने बूढ़े माँ बापों को घर से बाहर निकाल देते हैं और वो वृद्ध आश्रम में जाकर रहते हैं। तो वृद्ध जो ओल्ड एज होम्स होते हैं, जो ऐसे लोगों को ढूंढ कर रहते हैं जो कि बूढ़े बुजुर्ग और जिनके घर परिवार वालों ने उनको निकाल दिया गया हो, उनके द्वारा निकाल दिया गया हो, तो वो लोग कहलाते हैं आज के ज़माने में डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट वैसे होने को कोई भी हो सकता है, लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादातर ओल्ड एज लोगों को डेस्टिट्यूट कहा जाता है, ठीक है। तो इट कैटर्स टू ऑल कास्ट एंड प्रोवाइडेड द डेस्टिट्यूट वुमेन विद एजुकेशन एंड मेडिकल एंड वेलफेयर सर्विसेज। फिर जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हम कम्युनिटी के ऊपर फोकस करेंगे। हमने पारसी कम्युनिटी के ऊपर फोकस करा। अब बात करते हैं सरदारों की। सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स। रिलीजियस रिफॉर्म सिखों के अंदर स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब खालसा कॉलेज स्टार्ट करा गया अमृतसर में। लेकिन रिफॉर्म मूवमेंट ने अपनी स्पीड पकड़ी 1920 के बाद, जब पंजाब के अंदर अकाली मूवमेंट शुरू हुई। मेन मकसद अकालीस का क्या था कि गुरुद्वारास जैसे जिस तरीके से मैनेज करे जाते हैं, जो सिख श्राइन्स हैं और ऑब्वियसली बात है पायस हैं, पवित्र हैं, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी और करप्शन के आरोप लग रहे थे कि जो लोग जो महंत वगैरह जो रेगुलेट करते हैं तो वो अच्छे से रेगुलेट नहीं करते हैं। तो आप ये सारा इशू तो वैसे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी जानते ही हो। जब हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में या खालिस्तान के इशू के बारे में पढ़ते हैं तो हम इस बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं, अक्सर वहाँ पर पूरा का पूरा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है ना, गुरुद्वारास को रेगुलेट करने के लिए कुछ कमेटीज़ बनना स्टार्ट हुई थी, और आज के समय में हर एक गुरुद्वारा को रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी होती है। शायद आपको पता होगा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर गुरुद्वारे की होती है ना। और गोल्डन टेम्पल अमृतसर की तो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो सिख सभा मूवमेंट ये अमृतसर में स्टार्ट हुई थी 1873 में। सिख सभा मूवमेंट का मकसद क्या था? सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म लेकर आना थ्रू द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। इस मूवमेंट में ये बोल दिया गया था इनके लीडर्स के द्वारा कि हमें पॉलिटिकल क्वेश्चंस, राजनीतिक क्वेश्चंस डिस्कस करने से अपने आप को बचाना है, और इन एनी वे इनकरिंग द डिस्प्लेजर ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, ठीक है। मतलब फालतू में हमें अंग्रेज़ों के साथ भिड़ना नहीं है, हमें अपना फ़ायदा देखना है, अपने आप को रिफॉर्म करना है। यहाँ पर हम पॉलिटिकल डिस्कशंस, डिबेट्स, इन सब में फालतू लफड़ों में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। सिख सभा लीडर्स को ये लगा था दैट स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द सिक्स दे नीडेड सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश रूलर्स। हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ इसलिए भी नहीं जाना है क्योंकि अगर हमें अपने आप को शिक्षित करना है और पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो फिर आराम से अपने समाज के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने रिलीजन को प्यूरीफाई कर सकता है, तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा अच्छा माध्यम हमारे लिए हो ही क्या सकता है अपने आप को एजुकेट करने के लिए, हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन को फैलाने के लिए। तो इन्होंने वाइसरॉय की मदद लेना चाहिए और दूसरे ब्रिटिश ऑफिशियल्स की भी, ताकि वो एजुकेशन की दिशा में सरदारों की कुछ मदद कर सकें। क्योंकि इस टाइम पर सरदार कम्युनिटी, अगर मैं आपको बताऊं, जब ये सिख सभा मूवमेंट स्टार्ट हुई ना, कुछ पढ़े लिखे लोगों को या जो पढ़ना लिखना चाहते थे या पढ़ नहीं पाए समझदार व्यक्तियों को विद इन द सिख कम्युनिटी रियलाइज़ हो गया था कि हमारी कम्युनिटी की एक सबसे बड़ी दिक्कत या कमज़ोरी ये है कि सरदारों के अंतर्गत, सरदार कम्युनिटी के अंतर्गत कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। अब जो कोई ज़्यादा जब पढ़ा लिखा नहीं होता है तो वो एजुकेशन जो होनी चाहिए, इनको एक्सेस मिलना चाहिए जिस एजुकेशन के लिए, वो
डाइवर्सिफाइड लोगों तक, डाइवर्सिफाइड सिख कम्युनिटी तक पहुंच नहीं पाती है, लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी थिंकिंग में, अपने व्यवहार में ऑर्थोडॉक्स रहते हैं। और विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन वो ये भी नहीं समझते हैं कि गुरुद्वारा कितनी पवित्र जगह होती है और यहाँ पर करप्शन जो है वो हो रही है। तो इससे तो सरदार कम्युनिटी का, गुरु नानक जी का और पूरे के पूरे गुरुद्वारे का नाम खराब हो सकता है। ठीक है, इसलिए कुछ लोगों ने स्टेप्स ऐसे उठाए कि हम अपने धर्म को और लोगों की जिंदगियों को थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे फॉर बेटरमेंट। ठीक है, तो इन्होंने वाइसरॉय का सपोर्ट दिया, दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स का। मेजर कंट्रीब्यूशन सिख सभा मूवमेंट का क्या था, उनकी लीडरशिप का? इट लेड इन द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ खालसा स्कूल, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, स्कूल बनवाकर, कॉलेजेस बनवाकर, एंड अदर सेंटर्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब आशिमा आप भी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से ही पढ़े हुए हो ना, माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना। ये जो एस मोता जो है ये भी मतलब एक तरीके से सिखों के दायरे के अंदर आता है, जनकपुरी के अंदर जो जिस स्कूल में आप पढ़ रखे हो है ना। ज़्यादातर जो मैनेजमेंट थी वो सरदारों के हाथों में ही होगी आपके स्कूल में, है ना। और रूल्स एंड रेगुलेशन भी वैसी होती होंगी। कुछ कुछ प्रेयर्स में गुरुद्वारा से रिलेटेड या फिर से कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ पूर्णिया या कोई ऐसे मंत्र या पंजाबी एज अ लैंग्वेज इतनी इतनी क्लास तक कंपलसरी ऐसा करा गया होगा आपके स्कूल में पक्का 100%, है ना। तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ सिंह सभा इट रिसीव सपोर्ट एंड पैट्रोनेज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन द रूलर्स ऑफ सिख प्रिंसली स्टेट्स, जब खालसा कॉलेज फाउंड हुआ अमृतसर में 1892 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे सिंह सभा मूवमेंट के? कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को अवेलेबल करवाना सिखों के लिए। मैंने बोला ना, ये लोग ये मानते थे कि वक्त और ज़माने के हिसाब से काफ़ी पिछड़ कर रह गए हैं। यहाँ पर ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता नहीं हमारी कम्युनिटी में, तो लोगों में सूझबूझ जो है वो इतनी नहीं है, लोग समझ नहीं पाते बहुत सारी चीज़ों को, लोग उनके अंदर टॉलरेशन वाली पावर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो ये खुद चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी के लोग भी पढ़े लिखें। ठीक है, उसके बाद टू काउंटर द proselytizing activities of Christian missionaries as well as ब्रह्मो समाजिस्ट, आर्य समाजिस्ट एंड मुस्लिम मौलवीज। ठीक है, ये proselytizing एक्टिविटीज क्या होती है? मतलब हाँ, कन्वर्जन एक्टिविटीज एक तरीके से जब आप किसी को प्रेशराइज करते हो कि हमारे धर्म में आ जाओ। अब उसमें देखो दो चीज़ें होती हैं, या फोर्स कन्वर्जन भी कर लो या फिर चिकनी चुपड़ी बातें करके कन्वर्ट करवा लो। राइट से दोनों चीज़ें हो सकती है ना, पीसफुल तरीके से भी हो सकता है, एग्रेसिव तरीके से भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी हो सकता है। करेंटली बड़े सारे रिपोर्ट्स आर्टिकल्स वगैरह ऐसे आते हैं ना शानी कि पैसे देकर बड़े सारे, आशमा हमने पढ़ा भी था कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को या लोगों को जो है वो पैसे दिए जाते हैं, उनको बोला जाता है तुम अगर कन्वर्ट हो जाओगे तो हम तुम्हें जॉब देंगे, ऐसे मतलब दिलासे दिए जाते हैं ना। तो ब्रह्मो समाजिस्ट, आर्य समाजिस्ट या मुस्लिम मौलवीज जो हैं, इनकी अगर एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज हो, चाहे वो ब्रह्मो समाज वाले लोग हों, आर्य समाज वाले लोग हों, या मुसलमानों के अंतर्गत में जो मौलवीज हों, अगर वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं कि जिससे वो अपने धर्म की चपेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना चाहते हुए भी घसीटना चाहते हैं, किसी भी तरीके का दिलासा दे के, लालच दे के, तो उनको काउंटर करना उनकी एक्टिविटीज़ को। यानी कि ये इसके अगेंस्ट नहीं है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, मुसलमानों के। सिर्फ अगर उस कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे जो ज़बरदस्ती अपने धर्म के चपेट में दूसरों को ना चाहते हुए भी घसीट रहे हैं, तो ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अ नेटवर्क ऑफ खालसा स्कूल्स वॉज एस्टैब्लिश बाय द सभा थ्रू आउट पंजाब। जब दूसरी वेव आती है इस सिंह सभा मूवमेंट की, एवरीथिंग डेट वेंट अगेंस्ट द गुरु टीचिंग्स वॉज रिजेक्टेड। कौन से गुरु की बात हो रही है? सारे 10 गुरु की जो भी टीचिंग्स है उसके अगेंस्ट अगर कुछ जाता है ना। कितने गुरु होते हैं? 10 होते हैं। शायद इसमें सोचने वाली बात क्या है इतनी। और कौन से गुरु के बाद किताब को डिक्लेयर कर दिया गया था कि अभी यही गुरु है? गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, है ना। किताब का नाम क्या? हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब। तो इट वेंट अगेंस्ट गुरु टीचिंग्स वाज रिजेक्टेड एंड राइट्स एंड कस्टम्स
कंसिडर टू बी कंसिस्टेंट विद सिख डॉक्ट्रिन दे वर सॉट टू बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, यानी कि प्रमोशन अब किसकी होगी? खालसा। खालसा यानी कि एक कम्युनिटी जो कि आपस में एक दूसरे की मदद करे, और वैसे इसका लिटरल मीनिंग होता है शुद्ध। पता है ये वाली बात? तो उसके बाद अकाली मूवमेंट, ये मूवमेंट थी प्रोमिनेंटली जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ना। पहला तो देखो स्टार्ट हुआ खालसा कॉलेज से। पहले इन्होंने क्या सोचा, हमारी कम्युनिटी के लोगों को हमें क्या करना है, पढ़ाना लिखाना है। 19th सेंचुरी में वो चीज़ स्टार्ट हुई, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। जब हम बात करते हैं चले एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो मैं ऐसे ही कहूँगा ना 1800 का कोई डिकेड, मतलब कोई ईयर चल रहा होगा, है ना। जैसे अभी हम 21st सेंचुरी में हैं तो 2000 का चल रहा है ना कोई ईयर। तो 19th सेंचुरी के अंदर तो ये हुआ। 1920 यानी कि 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, अकाली मूवमेंट जो शुरू हुई, उसका मकसद क्या था? रिफॉर्म ऑफ सिख श्राइन्स, सिख इंस्टीट्यूशंस नोन एज गुरुद्वारास। और अब क्या बनेगी, कौन सी कमेटी? गुरुद्वारास को अच्छे से मैनेज और रेगुलेट करने के लिए करप्शन के चार्जेस थे ना पहले यहाँ पर मैनेजमेंट के ऊपर। तो अब क्या बनेगी? कमिटीज जिनको रेगुलेट करा जाएगा अच्छे से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीज। ठीक है, तो अकाली मूवमेंट वॉज स्टार्ट बाय सिख रिफॉर्मर्स, ताकि रिलीजियस प्लेसेस को प्योरीफाई करा जा सके बाय रिमूवल ऑफ द इविल सोशल प्रैक्टिसेस जो कि यहाँ पर फैल गई थी। तो अकाली मूवमेंट एक रीजनल मूवमेंट थी, लेकिन एक कम्युनल मूवमेंट नहीं थी। इसने कम्युनल टर्न जो है ना वो लिया, अकाली मूवमेंट को भी नहीं कह सकता, कुछ लोगों ने कम्युनल टर्न लिया 1980s में, प्रोमिनेंटली 1984 1986 में, जब उनकी ये डिमांड रेज हो गई कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए खालिस्तान के नाम से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अकाली मूवमेंट जो 1920 वाली की बात हो रही है, ये एक रीजनल मूवमेंट थी। रीजनल मूवमेंट मतलब कहाँ तक सीमित थी, कहाँ पर बेसिकली रिफॉर्म लाए गए इसके द्वारा? पंजाब रीजन में, पंजाब रीजन में, लेकिन कम्युनल नहीं थी। कम्युनल मतलब क्या? ये एग्रेसिव हुए क्या, सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे थे क्या? नहीं, मेन मकसद तो यही है कि गुरुद्वारा के मैनेजमेंट को रिफॉर्म करना। लेकिन अगर इन्होंने क्या ये बोला क्या कि सिर्फ गुरुद्वारे के अंदर सिर्फ सरदार ही आ सकते हैं, सिर्फ पंजाबी कल्चर के लोग ही आ सकते हैं, और कोई आया तो उसे काट के रख दिया जाएगा, ऐसा कुछ बोला क्या? कोई और पर्सन अगर गुरुद्वारे की सेवा करना चाहता है तो अलाउड है वो कि नहीं है? बताओ। कोई अमृत चक्कर अगर सरदार बनना चाहता है, अलाउड है ये कि नहीं है? हर धर्म में अलाउड होता है। अगर आप किसी धर्म के उसमें जा रहे हो तो यानी कोई बंदिशें नहीं होती हैं। ठीक है, कोई देखो कुछ कुछ श्राइन्स के अंदर ना कुछ डिबेट होती हैं, जैसा कि आपको पता होगा शनि शिंगणापुर टेम्पल का इशू आपने सुना होगा, है ना। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल एज वाली वेमेन के ऊपर इश्यूज जो हैं अभी चले थे 2017 16 17 एंड 18 वाले साल में, है ना। तो शनि शिंगणापुर हो गया आपका, जैसे सबरीमाला हो गया, तो वहाँ पर कुछ कुछ मतलब बंदिशें होती हैं, वो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन एज सच कि आप प्रेमाइसिस के अंदर बिल्कुल ही एंटर नहीं कर सकते, या बाहर से मत्था नहीं टेक सकते, या अगर आप दूसरे धर्म से हो तो आपको मतलब मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। और हमारे देश में जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस या श्राइन्स होते हैं जो कि बंदिश लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी मदद करने के लिए कौन है हमारे देश में? जुडिशरी। अब एक बार बताओ, शनि शिंगणापुर टेम्पल और सबरीमाला टेम्पल जो था, यहाँ पर भी तो परंपरा अनुसार ही ये चीज़ चली आ रही थी ना। देखो जो औरतें थी वो उसी धर्म से थी, लेकिन बस औरतों की एंट्री अलाउड नहीं थी, लेकिन जुडिशरी ने कर दिया। तो यही माना ना, थोड़ा सा वक्त और हालातों के हिसाब से श्रेया एक प्रोग्रेसिव स्टेप ही तो लिया है कि जो थिंकिंग है वो लिबर्टी और फ्रीडम से ज़्यादा कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, जेंडर इक्वलिटी से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। तो शायनी 21वीं शताब्दी के दायरे के अंदर जुडिशरी ने जेंडर इक्वलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी ना, एज कंपेयर टू धारणा या सोच विचार या मान्यता लोगों की, राइट। लेकिन ये कभी कभार पैराडॉक्सिकल सिचुएशन भी क्रिएट कर देता है, क्योंकि श्रेया एक बात होती है ना, जैसे आशिमा, अगर आप ना चाहते हुए भी धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे कई लोग बोलते हैं कुछ सोच समझ के ही बनाए गए होंगे, आप जुडिशरी के पास जाकर अपील कर आ रहे हो या कहीं से भी परमिशन लेकर आ रहे हो, जबरदस्ती आपने एंटर करने की कोशिश करी, तो कई लोगों का ये भी तो मानना है ना आशिमा, फिर इसकी वजह से नेगेटिव रिपरकशंस भी हो सकते हैं प्राइवेट जिंदगी में किसी की। आप लड़कर अधिकारों को तो पा सकते हो, लेकिन कस्टम्स एंड रिचुअल्स को चेंज करना हमेशा आपके लिए फायदे का सौदा होगा कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट होती है।
और यही टारगेट करता है ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी उसमें अपनी जीएस पेपर 1 में सोसाइटी में, जैसे पूछ रहा है ना आजकल श्रेया कि शादी पुरानी ज़माने की तरह एक पवित्र बंधन रह गया कि नहीं रह गया है, शादी के नुमाइंदे दायरे सब चेंज हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो। मतलब वो ऐसा क्वेश्चन था कि अच्छे अच्छे लोगों का टाइम वेस्ट करवा सकता है वो, ऑन द स्पॉट बैठ के आपको सोचना पड़ेगा। पता चला कई लोग तो श्रेया ऑन द स्पॉट डिप्रेशन में बैठ गए वहाँ पर जाकर कि शादी क्यों पूछ रहे हो, शादी तो नहीं हो रही यूपीएससी के से अकाली मूवमेंट। ठीक है, ये थी अकाली मूवमेंट। तो अकाली मूवमेंट वॉज अ रीजनल मूवमेंट बट नॉट कम्युनल वन। सिख श्राइन जो हैं जिनको गुरुद्वारा बोला जाता है, दे वर एस्टैब्लिश बाय सिख गुरुज एज सेंटर्स ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी एंड सोशल एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं था कि इससे पहले गुरुद्वारे नहीं थे, लेकिन अकाली मूवमेंट के बाद ना गुरुद्वारों की हमारे देश में एक लाइन लग गई, ये बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करे गए। इससे पहले पता है इतने गुरुद्वारे इस्टेब्लिश नहीं थे एज सिख श्राइन्स। होते थे प्रोमिनेंट जगह पर, इक्के दुक्के होते थे, लेकिन जब फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़े, लोगों के मूवमेंट समझ में आई, तो लोगों ने ज़्यादा शुरू करा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ जो सरदार होते हैं सिर्फ वही गुरुद्वारा जाते हैं क्या ज़्यादातर? बताओ आशिमा, बंगला साहब के अंदर सिर्फ आपको सरदार ही दिखते हैं क्या? जितने सरदार देखते हैं उतने नॉन सरदार भी दिखते हैं ना, है ना? कोई भी जा सकता है। मुसलमान दिखते हैं गुरुद्वारे के अंदर? देख सकते हैं। क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है? आप तिलक लगा के मस्जिद नहीं जा सकते? तिलक लगा के मस्जिद नहीं जा सकते आप? अरे बोलो भाई, मतलब अलाउड है कि नहीं है? जा सकते हो। मैंने श्रेया वो इमेजिन क्यों कर रहे हो उसको अपने मन के अंदर उस इवेंट को तो इट प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर टू द पुअर एंड नीडी। ठीक है, दीज गुरुद्वारास हैड बीन हेविली एंडाउड विद लैंड एंड मनी बाय डिवोट सिख्स। ठीक है, मतलब ये जो है गुरुद्वारास के लिए जो सरदार कमेटी जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थी, जो लोग थे, उन्होंने अच्छी खासी ज़मीन और पैसा दान में दिया। और ये दान पुण्य का काम गुरुद्वारे में बहुत ज़्यादा चलता है ना, बिकॉज ऑफ 24 आवर्स रनिंग लंगर भवन। कुछ कुछ गुरुद्वारे के अंदर देखो कुछ फिक्स टाइम हुई होता है, और बहुत सारे गुरुद्वारे के अंदर 24 आवर्स भी होता है। पता है ये वाली बात सबको? ठीक है, तो बट दे हैड कम टू बी मैनेज ऑटोक्रेटिकली बाय करप्ट एंड सेल्फिश महंट्स। मतलब ये चीज़ ना इसकी कमी थी गुरुद्वारों की। तो अब इसको प्योरीफाई करने के लिए कौन सी मूवमेंट आएगी? अकाली मूवमेंट। जो महंत होते हैं, मतलब गुरुद्वारे की सेवा करने वाले जो टॉप के जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको महंत कहा जाता है। जैसे मंदिरों के अंदर सीनियर पुजारी हो गए, मस्जिदों के अंदर मौलवीज हो गए। ठीक है, यहाँ पर कौन होते हैं? महंत। ठीक है, तो सिख मासेस लेड बाय अकालीज स्टार्टेड अ पावरफुल सत्याग्रह अगेंस्ट द महंत इन 1921। कि ये क्या कर रहे हैं? ये गुरुद्वारे का और सिखों का और सिख एज अ रिलीजन का नाम खराब करवा रहे हैं। क्या करके? करप्शन करवा कर, है ना, अंदर करप्शन कर कर। तो ऑब्जेक्टिव क्या था काली मूवमेंट का? एक पीरियोडिकल मैगजीन निकलती थी अकाली। ये वाली बात भी याद रखना, ये आपके सामने पहली बार आई होगी, ये वाली बात आपको फर्स्ट टाइम पता लग रही होगी कि अकाली एक मैगजीन भी थी। तो इट लिस्टेड फॉलोइंग एज इट्स ऑब्जेक्टिव, कि गोल जो है वो क्या है? द गोल्स ऑफ ब्रिंगिंग बैक कंट्रोल ऑफ खालसा कॉलेज अमृतसर अंडर द कंट्रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिख कम्युनिटी। मतलब इन सब चीज़ों को भी कौन कंट्रोल करने लग गया था? सिख रिलीजियस लीडर्स। क्या हम बताएंगे? नहीं, लेकिन क्या बोला गया? जो सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कंट्रोल दिया जाए। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देखो लाइव देता हूँ। आशिमा, जैसे आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो कोई सरदार या सरदारनी होंगे, है ना, लेकिन वो धर्म को थोप तो नहीं रहे ना आपके ऊपर, बस उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव ही तो है जो कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट कर रहे हैं, है ना। वो ये बोल रहे हैं कि अगर हमने स्कूल के अंदर छोटा सा गुरुद्वारा बना रखा है, जो उधर जाकर 1 घंटे नहीं बैठेगा उसको उसकी प्रेजेंट नहीं लगाई जाएगी, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद लिबरेटिंग गुरुद्वारास फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ उदासी महंत, ये ग्रुप का नाम है, एंड एनकरेजिंग सिक्स टू पार्टिसिपेट इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट देना इन अक्टूबर 1920। अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट,
हम लोग इतने बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ते हैं, सच्चे मन से बताओ कभी आपने सुना है कि अकाली मूवमेंट का सपोर्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ? सुना है कभी? आप खिलाफत मूवमेंट को जानते हो, सबको जानते हो, अली ब्रदर्स को आप जानते हो, सबको जानते हो। अकाली मूवमेंट का नाम सुना आपने कभी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इनका योगदान था? है ना? ये एंगल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पता है, इसलिए यूनिक है अपने आप में ये वाली बात। ये क्या हुआ था अभी कुछ महीने पहले ना, जब मैं इसको रिवाइज कर रहा था तब ये वाली बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लगी। मैं अभी इस साल की 2023 या 24 की इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा था, उन्होंने ये स्टेटमेंट डाल रखी थी, तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं है मैंने कहा अकाली मूवमेंट, क्योंकि हमेशा मुझे पोस्ट इंडिपेंडेंस की याद आ रही थी। मैं कहा यार वो इशू तो अलग ही था बिल्कुल पंजाब का, मैंने कहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्या लेना देना, तो मैंने उसको गलत कर दिया। तो मुझे लगा वाह यार मैं राइट आंसर तक पहुंच गया, मतलब 3 ऑप्शन उसमें एलिमिनेट हो जा रहे थे अकाली मूवमेंट को एलिमिनेट कर। और आज मतलब जब मैं अभी रिवाइज कर रहा था इसको, तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे उस दिन क्लिक हुआ जब मैं इसको रिवाइज कर रहा था कि मैंने कहा अच्छा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इसके गलती कर चुका हूँ टेस्ट सीरीज में एक। तो अकाली जो है दे फोर्स द गवर्नमेंट टू पास अ न्यू सिख गुरुद्वारा एक्ट इन 1922। अभी सिख गुरुद्वारा एक्ट क्या होगा, मतलब गुरुद्वारास की मैनेजमेंट और जो उनकी रेगुलेशन से रिलेटेड जो चीज़ है, विच वॉज लेटर अमेंडेड इन 1925। द एक्ट गिव द कंट्रोल ऑफ गुरुद्वारास टू द सिख मासेस टू बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC एज द एपेक्स बॉडी। ये बॉडी कहाँ बैठती है आज के समय में? अमृतसर गोल्डन टेम्पल, ठीक है। और हर एक गुरुद्वारा की जो वैसे बॉडी होती है ना, जैसे मतलब मान लो शायद आपके घर के पास कोई गुरुद्वारा होंगे, अभी गुड़गांव में कोई गुरुद्वारे होंगे, आशमा हमारा फतेहनगर का गुरुद्वारा, तिलक नगर का गुरुद्वारा, ये जो है इनमें होती है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी छोटी छोटी, ठीक है। मंदिरों के पुजारी भी तो होते हैं आशमा, जैसे आप कभी राम मंदिर गए होगे, आपने देखा होगा ना, वही दिन निकाल कर सिक्के विक्के पैसे वैसे गिनते हैं अपने, वो निकाल कर, वो भी तो उनकी कमेटी है। आप जाके गिन लोगे क्या? मैं भी गिनवा लूँ जरा? 500 की नोट आशमा रखते जा रही है अपनी जेब में। मेरे दोस्तों का बर्थडे आ रहा है, ठीक है। द सिक्स ग्रेजुअली टर्न आउट द गुरुद्वारास, टर्न आउट ऑफ द गुरुद्वारास द करप्ट मैन, उनको बाहर निकाल फेंका, ठीक है। ऐसे करके क्या हुआ, ये रिफॉर्म होना शुरू हुआ। और आज के टाइम में जब से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो चलती है ना, ये दान पुण्य वगैरह में अंदर जितना पैसा आता है बहुत अच्छे से लगाती है। जैसे आशमा जो हमारे घर के पास जो फतेहनगर वाला जो गुरुद्वारा आप जानते हो कि उसकी एक तारीफ होती है, उसके बेसमेंट में बहुत पैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। जब ये लोग काउंट करते हैं तो करोड़ों करोड़ों रुपए निकलते हैं, जो मंथ की कमाई या फिर आई थिंक क्वार्टरली जो वो होती है ना, कि सारे के सारे जो भी लोग दान पुण्य में मतलब पैसे चढ़ा रहे हैं वहाँ पर डाल रहे हैं, वो नीचे एक बेसमेंट वाले कमरे के अंदर कलेक्ट होता रहता है ना, और वो ऑलमोस्ट हाफ कमरा फुल हो जाता है हमेशा जब भी उसको खोला जाता है। सुनिए वाली बात आपने, करोड़ों रुपए निकलता है। और फिर ये लोग बहुत दान पुण्य में और बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, मतलब लंगर करवाने में, है ना, चीज़ें बंटवाने में। और उस गुरुद्वारे के बाहर आपने देखा भी होगा आशमा, कभी रुआवजा बट रहा है, कभी कोक की बॉटल्स दी जा रही हैं, कभी आइसक्रीम्स बट रही हैं, छोले भटूरे बट रहे हैं, मतलब बहुत दान पुण्य होता है उस गुरुद्वारे के बाहर, है ना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमने अभी 2 कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ा, उनकी इंटरनल जो कम्युनिटी को लेकर रिफॉर्म है, या कम्युनिटी का नाम खराब ना हो, या कम्युनिटी के अंदर लोगों के अंदर कुछ जागरूकता लेकर आनी है। इसके कंटेक्स्ट में हमने 2 रिफॉर्म मूवमेंट्स हमने पढ़ी, एक पारसीज की, एक सिक्कों की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उत्तर भारत की, नॉर्थ इंडिया के अंदर रिफॉर्म मूवमेंट्स की। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। किसी का कोई डाउट है फटाफट मुझे बता दो, कोई भी सिंगल डाउट या कोई आस्पेक्ट समझ में ना आया हो। क्लियर है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।